चाहे भारत में राष्ट्रवाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन या फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस, तिनकठिया व्यवस्था, ठीक है, और भारत में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, गोंड आंदोलन। जय हिंद और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, और आज के इस टॉपिक में हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपकी कक्षा 10वीं जो एनसीईआरटी पैटर्न पे है। ये कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और आज की इस क्लास को हम लोग देखें जो आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम कहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आज की क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन आंसर, जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरुआत किया, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत क्यों हुई, और जो हमारे देश में राष्ट्रवाद कैसे उपजा, कैसे पनपा, इस चीज से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आंसर। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडिया कब आए और उन्होंने किस तरीके से इंडिया में शुरुआत की, आंदोलन की, और भारत में सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ पे आंदोलन स्टार्ट किया। बिहार में किसानों द्वारा आंदोलन चलाए गए, जो आदिवासियों द्वारा आंदोलन चलाए गए, उस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन आंसर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। बहुत लोगों ने पतंग बनाए, कहा कि साइमन गो साइमन, बहुत सारे काले झंडे दिखाए, इस तरीके से बहुत ही विरोध किया गया भारत में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा, या फिर हम लोग इसका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि मुस्लिम लीग ने भारतीयों को किस तरीके से मतलब कि उसको प्रभावित किया, या फिर मुस्लिम लीग और भारतीय की राजनीति के बारे में बताइए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। अब अंग्रेज तो चाहते ही थे कि इन लोगों में फूट डालो और राज करो, तो एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम लड़वाते थे, और वही राजनीति आज भी चली आ रही है। देखिए जो भी सरकारें आती हैं, बस हिंदू मुस्लिम यही सब बातें होती रहती हैं। तो इससे आप लोग दूर रहें, तभी हम लोग हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें, या फिर इस तरीके से आ सकता है स्वराज पार्टी के बारे में बताइए, या फिर उसके उद्देश्य। देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें।
इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1022 कांग्रेस में किया गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। देखिए 1922 है, यहाँ 1022 हो गया है, गलती से टाइप हो गया है, 1922 यहाँ पे रहेगा। चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से असहमत होकर पद त्याग करते हुए 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाजों में अवरोध पैदा किया जाए। वे अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। उनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानून का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? हम लोग इसको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी देखे थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे? इसका उत्तर देखिए, जो चंपारण में आंदोलन हुआ था ये कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे? तो उत्तर आप लोग देखेंगे। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नीलहे गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। देखिए यहाँ पे 3 हो गया है, करना चाहते थे, क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरा कम हो जाती थी, उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। गांधी जी के सामने ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश एम्पायर जो है झुक गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ? जो समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारत में समाजवादी विचारधारा का भी उदय और विकास हुआ। समाजवादी भी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1930 यानी कि 1929 से 30 ने सबसे अधिक बुरा प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर ही डाला। अंततः समाजवादियों ने अपना ध्यान इन पर केंद्रित किया। कांग्रेस के अंदर वामपंथी के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा भी पनपने लगी। नेहरू सुभाष के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, देवेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सरीके नेता समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग करने लगे। इनके प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया?
यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? जो असहयोग आंदोलन था यह जन आंदोलन यानी कि जनता का आंदोलन कैसे था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट कानून। जो रॉलेट कानून है, रॉलेट कानून जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। शहरी मध्यम वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1932 में पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ? आप लोग देख सकते हैं कि 1932 में पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायकों में स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनोद्धार कार्यों में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका विरोध क्यों हुआ? आप लोग सुने होंगे रॉलेट एक्ट कानून एक बनाया था अंग्रेजों ने, जिससे भारतीय बहुत परेशान थे। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका विरोध क्यों हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसका विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? इसका क्या परिणाम हुआ? ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की तथा इसका क्या परिणाम हुआ? दो क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी इसे अन्याय मानते थे, वे इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा यानी कि नमक यात्रा पर निकले। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसके साथ नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। जो बिहार हैं उसके किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920 के दशक में बिहार के किसान ने अपने को संगठित करना शुरू किया। किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के संगठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद ज़ुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रखर नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्मगुरु भी था। सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा
कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर एग्जाम में आ सकता है साइमन कमीशन के बारे में बताइए, साइमन कमीशन से क्या समझते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उदासीन शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। आयोग के बम्बई यानी कि मुंबई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया गया एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने लाठी से दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे। पहला है साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। दूसरा है 1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तीसरा है भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। चौथा है गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन का इनकार। पांचवा है पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है? जो असहयोग आंदोलन था उसमें चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देख सकते हैं आप लोग, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा या फिर चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखित हुए और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई। इसका उद्देश्य था मुस्लिम के हितों की रक्षा करना। इसकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना या फिर दिलवाना, विधान परिषद में अलग निर्वाचक मंडल बनाना एवं काउंसिल में उचित जगह पाना, ये मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था उस पर एक टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना। 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे गांधी जी। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून
भंग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह का क्या कारण था? क्या यह सत्याग्रह सफल रहा? बारदौली जो सत्याग्रह का क्या कारण था और क्या यह सत्याग्रह सफल रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह का कारण सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों से था। बारदौली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरोध में सत्याग्रह किया। पहले किसान ने लगान में हुई 22% की कर वृद्धि का विरोध किया तथा सरकार से मांग किया कि सरकार प्रस्तावित लगान में वृद्धि को वापस ले। आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। सरदार पटेल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए गांधी जी 2 अगस्त 1928 को बारदौली पहुंचे। गांधी जी के प्रभाव के कारण सरकार ने लगान में वृद्धि को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से घटाकर 6.03% कर दिया। बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया 1928, तब भारत सचिव बकेनेड ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृति एक संविधान बनाने की चुनौती दी कि क्या आप लोग बना सकते हो संविधान। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई जिसका उद्देश्य था संविधान का एक प्रारूप बनाना। समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत में साम्यवादी आतंकवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार ने दमन शुरू किया। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मार्च 1929 ईस्वी में 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मेरठ ले जाया गया और वहीं उन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर में उराव आदिवासियों का अहिंसक आंदोलन 1914 से 1920 तक चलता रहा। इस आंदोलन का नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में उद्योगों कल कारखानों की स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इन औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों का कई तरह से शोषण किया गया था। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ। अपने मांगों के लिए हड़ताल का सहारा लेने के अतिरिक्त मजदूर संगठित होकर अपना संगठन बनाने का प्रयास करने लगे। इस क्रम में 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों की कृषि नीति में मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे अधिक लगान वसूल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोंड विद्रोह का परिचय दें। इसका उत्तर हो जाएगा, खोंड विद्रोह उड़ीसा की सामंतवादी
रियासत 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में शुरू हुआ। यह विद्रोह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। इसके विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन कानून के लाए जाने के प्रतिरोध में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। तो यही थे अल्लूरी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी? वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की प्रमुख भूमिका रही। 19वीं शताब्दी के तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुए। इन विद्रोहों में रंपा विद्रोह, अलमरी विद्रोह, उड़ीसा का खोंड विद्रोह, यह 1914 से 1920 तक चला। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में पोडोई कुकियों ने विद्रोह किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर प्रांत का जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई। दक्षिण बिहार के आदिवासियों ने भी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के कोने कोने से आदिवासी जनता ने समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? जो खिलाफत आंदोलनकारी थे उनकी मांग क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग निम्नलिखित थी। पहला है तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना। दूसरा, अरब प्रदेश खलीफा के अधीन करना। तीसरा है खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैशाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा करीब 1200 लोग जख्मी हुए, ये सरकारी आंकड़े के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कैसी हुई? इसकी आरंभिक नीति क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1906 में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल अपनी मांगों के साथ आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से शिमला में मिला। मिंटो ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। ढाका में एकत्रित प्रमुख मुसलमानों ने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की। लीग ने सरकार के साथ सहयोग का रास्ता अपनाया तथा सरकारी नौकरियों, व्यवस्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व एवं पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर आ सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताइए, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप क्या समझते हैं उनके बारे में विस्तार से लिखिए। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा
एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर होगा, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवकों को चारित्रिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना था। इसने हिंदू राष्ट्रवाद का नारा दिया तथा हिंदू धर्म एवं समाज के पुनरुत्थान की नीति अपनाई। सामाजिक संगठन के रूप में यह संस्था आज भी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोपला विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मोपला विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, केरल के मालाबार में 19वीं 20वीं शताब्दियों में मोपलाओं ने अनेक विद्रोह हुए। मोपला का एक वर्ग समूह था जिसमें किसान, मजदूर और अन्य लोग सम्मिलित थे। यह विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध था। मोपला मुसलमान थे और भूस्वामी नायर और नंबूदरी हिंदू मोपला खलीफा के साथ किए गए अन्याय से भी क्रुद्ध थे। 1921 में सबसे बड़ा मोपला विद्रोह हुआ। मोपलाओं ने अली मुशालियर को अपना राजा घोषित कर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा भड़काई। सरकार ने अली मुशालियर को गिरफ्तार कर सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को उपेक्षा तथा हेय की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे रेलगाड़ी, क्लबों, होटलों में सफ़र या प्रवेश नहीं कर सकते थे जिनमें अंग्रेज हों। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी नागरिक सेवा में भारतीयों का प्रवेश काफ़ी मुश्किल था। बहुत बार परीक्षा में सफल होने के बाद भी उन्हें या तो नियुक्त नहीं किया जाता था या अकारण नौकरी से हटा दिया जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी ऐसा ही किया गया। ना भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग ममारत हो गया, जिसने राष्ट्रवाद के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि इन लोगों की वजह से ही राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागी। देखिए, इसमें कई जगह पे थोड़ा मात्रा टाइपिंग करने में गलती हो गई है, उसको आप लोग सुधार लेंगे। जैसे यहाँ सेवाओं में, ठीक है, क्लबों में, इस तरीके से कई जगह से नियुक्तियों में नियुक्त नहीं किया गया। तो इस तरीके से कई जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये नहीं कि सर ऐसा आपने बताया था इसलिए हमने ऐसा लिख लिया, या फिर ऐसा इसी को हम अच्छा मानेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ? तो इस पर आप लोग उत्तर देखिए। हिंद चीन के समान भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी, यानी बढ़ने लगी। भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण पाश्चात्य
शिक्षा के प्रचार, मध्य वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा में उत्तेजना प्रदान की। तो ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में विस्तार से बताइए या फिर संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणाम से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति के लिए बिना भारत को युद्ध में घसीटे, मतलब जो भारतीय थे उनको बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, यानी स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गईं तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन, चाहे भारत में राष्ट्रवाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन या फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस, तिनकठिया व्यवस्था, ठीक है, और भारत में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, गोंड आंदोलन, इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो गवर्नमेंट जॉब जो आपके बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग आज के इस क्लास में हम लोगों ने आपके लिए लगभग 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोगों ने आपको दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम में इससे फायदा होगा। अगर इसको आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उसे इसे BSS ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि अब अगले वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।